द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 और उत्तर प्रदेश में आगामी सुपर टेट की परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये जो रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं ये प्रैक्टिस सेट 4 के रीजनिंग के प्रश्न हैं। हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करते समय जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्नों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगता है। तो प्रैक्टिस सेट 4 में आए हुए जो रीजनिंग के प्रश्न थे उन्हीं का ये लेक्चर है जो कि आपके सुपर टेट और जूनियर शिक्षक भर्ती दोनों के लिए उपयोगी है। तो अगर आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना कोई देर के आज का अपना पहला प्रश्न यानी रीजनिंग का पहला प्रश्न और प्रैक्टिस सेट 4 का 45 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। जो 45 नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए। तो ये थोड़ा जो आपका प्रश्न लिखा गया है थोड़ा लैंग्वेज इसकी गलत है। इसमें आपको ये बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका 8:256 और फिर समानुपात का निशान। फिर यहाँ पर जो हम इस प्रकार के प्रश्नों में जानते हैं कि जो रिलेशन पहली संख्या का होता है वही रिलेशन तीसरी संख्या का चौथी संख्या से होता है। तो हमें पहले तो 8 और 256 में क्या रिलेशन है ये निकालना है, फिर वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या में क्या होगा वो हमें निकालना है। सारे विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 नियम इसमें लगते हैं। जोड़ना क्योंकि 8 से आपको बनाना है 256, तो जोड़ने घटाने का नियम तो लगेगा नहीं, सिर्फ आप यहाँ गुणा का नियम ही फॉलो कर सकते हैं। तो 8 से 256 कैसे आएगा ये जरा सोचिए। तो अगर हम लोग इसमें क्या करें, साधारण तरीका इसका यही है। बहुत सारे इसमें तरीके लग सकते हैं लेकिन सबसे साधारण तरीका ये है कि 8 की घात अगर 3 कर दें तो 8 की घात 3 कितना होता है, 512 होता है। तो 8 की घात 3 करने पर 512 आता है और बाद में से 2 का भाग कर देते हैं यानी कि आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला समीकरण यहाँ पर फिट हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी में देखेंगे तो कौन सा विकल्प फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 की घात आप 3 करेंगे, जैसे यहाँ पर 8 की घात 3 किया, यहाँ 10 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। और फिर जब आप इसका आधा करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 500 आंसर आएगा। और किसी विकल्प में यह समीकरण फॉलो नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये रीजनिंग के प्रश्न है और भी किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई तरीका है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चारों विकल्पों को हम लोग चेक करेंगे और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है इस वाले कॉन्सेप्ट पर फिट बैठेगा। यहाँ हमने ए, बी और डी को चेक नहीं किया है क्योंकि सबको चेक करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग सारे विकल्पों को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस वाले समीकरण के हिसाब से फिट बैठेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न पर। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एग्जाम शुरू होने से पहले आपको जो रफ सीट मिलती है उस पर ए से लेके जेड तक सारे जो अल्फाबेट हैं उसको लिख लीजिए। फिर उस पे ऊपर बढ़ते हुए क्रम में और नीचे से घटते हुए क्रम में नंबरिंग कर लीजिएगा। उससे होता क्या है कि आपके प्रश्न करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ये कब करना है, एग्जाम शुरू होने से जो 5 या 10 मिनट का समय मिलता है तब करना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न मिलेगा जरूर और रीजनिंग का प्रश्न मिलेगा तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जरूर। तो जब आप पहले से ही करके बैठे रहेंगे तो आपका 1-2 मिनट का समय बचा रहेगा। तो इसमें करना क्या है, हमने यहाँ पर देखिए लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर ए से जेड तक लिखा है, फिर बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 और फिर घटते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सब लिखा है। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या विषम है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो ये जो लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है सर, आपका प्रश्न थोड़ा गलत है। इसमें क्या करना है, विषम को चुनना है, कौन सा विषम पद है उसे चुनना है। ठीक है, तो देखिए डी और जेड में क्या रिलेशन बन रहा है, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में ही देखना है। डी कहाँ पर है, चौथे नंबर पे है। जेड कहाँ है, 26वें नंबर पे है। तो बढ़ते हुए क्रम में ये चौथे नंबर पे है, बढ़ते हुए क्रम में जेड 26वें नंबर पे है। तो 4 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना टोटल आता है, 30 आता है। ठीक है, अब ए आर को देखिए,
ए बढ़ते हुए क्रम में पहले नंबर पे है, आर कहाँ है, बढ़ते हुए क्रम में 18वें नंबर पे है। तो ए आर 18 यानी पहला नंबर और 18वां नंबर अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ए यहाँ पर हमने जोड़ा पहला नंबर, आर यहाँ पर जोड़ा बढ़ते हुए क्रम में 18वां नंबर। ठीक है, अब ये जो जे है और टी है इसको देखते हैं। जे कहाँ पर है भैया, जे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर है 10वें नंबर पे, और टी कहाँ पर है, टी आपका यहाँ पर है 20वें नंबर पे। तो 10वां नंबर और 20वां नंबर बढ़ते हुए क्रम में जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। अब एस और के को भी जोड़ लेते हैं। एस बढ़ते हुए क्रम में कहाँ पर है, एस यहाँ पर 19वें नंबर पे है बढ़ते हुए क्रम में, और के कहाँ पर है, के यहाँ पर 11वें नंबर पे है बढ़ते हुए क्रम में। 19 और 11 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो अगर सिर्फ हम बढ़ते हुए क्रम को ही ध्यान में रख के इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जोड़ने पर सब जगह 30 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 30 नहीं आ रहा है, 19 आ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका विषम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इसको करने के लिए बस छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। देखते हैं 47 नंबर के प्रश्न में, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। तो ये जो लिखा गया है ये पिछले प्रश्न का लिखा गया है, ठीक है, ये यहाँ पर पिछले प्रश्न का लिखा गया है। अब यहाँ से आपका प्रश्न चालू होता है, ये ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ना है। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, ठीक है, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। अब यहीं पर कुछ लोग गलत करेंगे, ठीक है। तो मेरा जन्मदिन कब हुआ था भैया, 11 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, कैलेंडर की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई छोटा है तो 11 तारीख के पहले होगा कि 11 तारीख के बाद होगा, जरा दिमाग लगाइए। स्वाभाविक सी बात है, उसका जन्म 11 तारीख के बाद हुआ होगा। और कितने दिन छोटा है, 11 दिन छोटा, यानी 11 दिन बाद हुआ है। तो उसका जन्मदिन कब होगा, यह 22 है, सॉरी 22 अगस्त को होगा। अगर मुझसे कोई व्यक्ति 11 दिन छोटा है, मेरा जन्मदिन अगर 11 अगस्त को है तो उसका जन्मदिन 22 अगस्त को होगा। 11 के पहले मत आ जाइएगा कि 1 अगस्त को उसका जन्मदिन होगा, अगर ऐसा कर दिएगा तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, छोटा का मतलब उसका जन्म मुझसे बाद में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। स्वतंत्रता दिवस कब होता है भैया, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ता है, सोमवार। साफ साफ प्रश्न में लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। ठीक है, अरविंद का जन्म किस दिन हुआ था, तो अरविंद का जो जन्म था वो कब था, 22 अगस्त को था। तो यानी कि हमें निकालना है कि 22 अगस्त को कौन सा दिन था। अरविंद का जन्म किस दिन होता है, अरविंद का जन्म 22 अगस्त को था, तो 22 अगस्त को कौन सा दिन था ये हमें निकालना है। और 15 अगस्त को सोमवार होता है, ये हमें दिया गया है। अगर 15 अगस्त में 7 दिन जोड़ दें तो कितना अगस्त आ जाएगा, 22 अगस्त आ जाएगा ना। और हफ्ते महीने जो आपके सप्ताह होते हैं कितने दिन के होते हैं, 7 दिन के होते हैं। तो जो तारीख 15, जो दिन आपका 15 अगस्त को होगा वही दिन आपका 22 अगस्त को होगा, क्योंकि 15 में 7 जोड़ने से 22 आता है। तो इस प्रकार 22 अगस्त को आपका कौन सा दिन आ रहा है, 22 अगस्त को भी आपका सोमवार आ रहा है। आप गिनकर भी कर सकते हैं, 15 को सोमवार, फिर 16 को मंगलवार, इस प्रकार गिनकर भी कर सकते हैं, लेकिन गिनना नहीं है। 7 दिन का आपका सप्ताह होता है, 7 जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। यानी कि जो तारीख 15 को होगी वही आपका दिन 22 को होगा। तो यानी कि सोमवार होगा, कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो प्रश्न है ये खतरनाक प्रश्न है, क्योंकि इसको करने से के लिए आपको घड़ी के सारे सवाल समझाना पड़ेगा, और खतरनाक है तो है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले घड़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं समझाएंगे। सिर्फ ये इस प्रश्न के लिए सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें जरूरी होंगी सिर्फ उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, और यहाँ पर आपका 10, और यहाँ पर आपका 11, ये आपकी घड़ी बन चुकी है। लिखना है 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ के मतलब एक के ऊपर एक होंगी। तो अगर घंटे वाली सुई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ,
6 और 7 के बीच में बनाना ना। तो अगर घंटे वाली सुई आप देख रहे हैं, एक तो सीधी लाइन नहीं खींचती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात की होती है। 1 मिनट, आपको अगर वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के आप इसको देख सकते हैं। तो जो लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी आप उसको जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए 6 और 7 के बीच में आपकी घंटे वाली सुई है, समझ लीजिएगा ये सीधी नहीं बन रही है, और इसी के ऊपर मिनट वाली सुई है। एक साथ का मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक है। अब जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो ध्यान से सुन लें, और जिन्हें थोड़ा बहुत रीजनिंग आती है वो इस प्रश्न को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में करने के लिए जो आपकी सुई होती है उससे पहली वाली गिनती होती है, वही हमारा बेस होता है। बेस कौन सा है? 6 नंबर पे है, ठीक है। इसके आगे 7 आएगा, तो जो बेस होता है यानी कि आधार जिसे कहते हैं, आधार हमारा कितना है? 6 है, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा आधार है। अब इसमें करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। दोनों सुइयां मिनट वाली और घंटे वाली एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनके बीच में कितना कोण बनेगा? घंटे वाली सुई, जैसे कि मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, अगर दोनों अलग अलग होते तो ये बीच में कोण बनता, लेकिन बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनता है, लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर है, तो बीच में इनके कितना कोण बनेगा? कुछ कोण नहीं बनेगा, यानी कि 0 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 2-3 स्टेप होते हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए। पहले स्टेप में पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालते हैं। तो कोण यहाँ पर कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो कोण होता है उसमें 6 का भाग करते हैं। तो कोण कितना है? 0, और 6 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? आपका 0 ही आएगा। तो स्टेप आपका जो 2 है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अब स्टेप 3 को जरा ध्यान से देखिए। पूरा प्रश्न पहले एक बार सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको इसको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। स्टेप जो आपका 3 होगा उसमें आपको फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या होता है? घंटा, और ये यहाँ पर 12/11 गुणे मिनट, ये फार्मूला होता है। इसी को आपको फिट करना है। अब यहाँ मिनट की क्या वैल्यू रखेंगे, इसी में सब कुछ चक्कर होता है। इसी को समझने के लिए ये पूरी प्रोसेस करनी होती है जो आपको हमने ऊपर समझाया। क्लियर? पहले यहाँ पर हम लोग प्रश्न को निकालते हैं। हमने बेस वैल्यू क्या मानी? 6, तो 6 बजकर आपका कुछ आंसर आएगा, यानी कि ABCD विकल्पों को देखने पर 6 बजकर जो सब में लिखा, तो 6 बजकर तो आपके आंसर आएगा। मिनट कितना होगा? सिर्फ यही निकालना है। बेस वैल्यू 6 है, तो यानी घंटे में तो 6 बजेगा ही, और यहाँ 12/11। अब मिनट कितना होगा इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से ऊपर से चलते हैं स्टेप 1 पर। बेस वैल्यू कितनी मानी हमने? 6, क्योंकि यहाँ से जब 12 से आप घूमते घूमते जाएंगे तो सबसे पहले 6 मिलेगा, बाद में 7 मिलेगा, इसलिए बेस वैल्यू, आधार वैल्यू कितनी होती है? 6 है। कोण कितना है दोनों के बीच में? 0 है। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि जो कोण होता है उसको 6 से भाग करते हैं, तो ये 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में तो 0 आ रहा है, अगर किसी और प्रश्न में कुछ और आता तो उससे ये पता चलता है कि हमें कितना घुमाना है, ठीक है, कितना घुमाना है ये पता चलता है। एक्चुअली ये प्रश्न थोड़ा समझने के लिए बहुत लेंथी है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अभी समझा रहा है ना, इसलिए आपको समय लग रहा है। और रीजनिंग के जो कैलेंडर के प्रश्न हैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, तो वहां पर उसको आप अच्छे से अगर पहले समझ लेंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगेगा, बस, इससे ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो अब देखिए, अभी कितना घुमाना है इससे कोई मतलब नहीं, मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। 0 का मतलब होता है आपको घुमाना नहीं है। बेस वैल्यू 6 है, 6 का मतलब यहाँ पर आप खड़े हैं, तो यहीं पर अभी आप हैं, ठीक है, जहां पर हैं। अब घुमाने का मतलब अगर यहाँ कोई वैल्यू आती तो हम इसको 6 की एक बार आगे जाते इस तरफ, और 6 से एक बार हम लोग इस तरफ जाते, ठीक है, एक बार आगे जाते एक बार पीछे जाते। इस प्रकार के प्रश्नों में 2 आंसर आते हैं, फिर उसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। जो विकल्प हमारे दिए गए आंसर से मिल रहा होता है उस पर हम लोग टिक का निशान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 0 वैल्यू आ रही है, इसलिए आपका सिर्फ एक आंसर आएगा, क्योंकि जो बेस वैल्यू 6 पर है यहीं पर आप खड़े हैं, ना तो आपको आगे जाना है और ना तो आपको पीछे जाना है, क्योंकि कितना आ रहा है? 0। 0 का मतलब आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए, ठीक है। अब हमारा बेस वैल्यू कितनी है? 6। 6 पर आप देख लीजिए कितना मिनट होता है। अगर 12 से आप चलेंगे तो 6 पर कितना मिनट होता है? 30 मिनट होता है। तो इस प्रकार के जो मिनट था यही निकालने के लिए इतनी सारी मेहनत की गई है। उम्मीद है, सॉरी,
उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6, यहाँ 12 बटे ये तो पता नहीं क्या क्या फालतू चीजें लिखते रहते हैं, कुछ चीजों को मिटाते हैं, दिक्कत बहुत हो गई है। ठीक है, चलिए पेन का यूज करते हैं। अब 12 का 3 में गुणा करिए, 12 3 36, 360 बटे 11 हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये 6 बचकर कितना 12, इसमें 11 का भाग कर दीजिए, 11 3 33 के 3 हासिल आएगा कितना 3 हो जाएगा 30, तो 11 दूनी 32, बचेगा ऊपर 8 और नीचे रहेगा 11, तो 6 बज के 32 सही 8 बटे 11 मिनट, ये आपका सही रहेगा। 32 सही 8 बटे 11 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रकार आपका विकल्प 1 बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रश्न को, जो घड़ी के प्रश्न होते हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ये जो हमने आपको अपना तरीका बताया है, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको समझाने के लिए कैलेंडर और आपके क्लॉक, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आने लगेंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस प्रश्न को किसी और भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 49 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है एक विशिष्ट कोड। इस प्रकार के प्रश्नों को लिखने से पहले या करने से पहले आप क्या करिएगा कि जो लिखा गया है और इससे जो बनाया गया है उसको लिख लीजिए। तो एक विशिष्ट कोड में RES और TED, इसको क्या लिखा जाता है, SDTSF और C लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि RESTED से ये जो बन रहा है, इसमें क्या क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या क्या अंतर है। तो इसको करने के लिए आपको फिर ABCD यानी अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अल्फाबेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फाबेट उतार लिया है। अब आप फिर से देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं, RES और TED, इससे क्या बना रहे हैं, SDTSF और C। इससे हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग ये बनाते हैं। हमें बताना क्या है कि बैंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए ये अल्फाबेट आपका लिखा गया है, ये आप काम कब करेंगे, परीक्षा स्टार्ट होने से पहले करके रख लेंगे अपने रफ शीट पर। आर के यहाँ पर देखिए, आर का S से, E का D से, S का T से, T का S से, E का F से और D का C से क्या रिलेशन है। तो R के आगे क्या है, S, यानी कि एक बार आगे बढ़ाया गया है। E के पीछे है D, यानी एक बार पीछे गए हैं। S के आगे है T, तो एक बार आगे गए हैं। T के पीछे है S, तो एक बार पीछे गए हैं। तो कहने का मतलब पहली बार आगे जाना है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, इसी प्रकार से लिख देना है। तो ये पहले शब्द से आपका दूसरा शब्द बन जाएगा। सेम यही काम यहाँ पर करना है। और एक काम और करिएगा, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको रीजनिंग कुछ भी नहीं आती है, ठीक है। तो जब आपका शुरू का रिलेशन बन गया तो आखिरी यहाँ तक चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप दूसरा वाला चेक करिए, एक काम, पहला वाला काम खत्म, समझ में आ गया क्या रिलेशन बन रहा है। दूसरा वाला करिए, दूसरे का पहला अक्षर क्या है, P, इसका आखिरी अक्षर क्या है, Q, तो P से Q गए यानी कि एक आगे गए। फिर इसका O है और इसका N है, यानी कि O से N, एक O से N एक पीछे गए। तो दूसरे वाले में भी एक बार आगे जाना है, फिर पीछे आना, फिर आगे जाना, फिर पीछे आना है। यही कहानी हो रही है। तो हमें बनाना क्या है, आप जो बनाना है उस पर आ जाओ, BANN और ED, यही बनाना है। इससे क्या बनेगा, यही हमें निकालना है। तो एक बार आगे जाना है तो B के आगे जाएंगे तो C मिलेगा। एक बार पीछे जाना है तो A के पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, A पहले नंबर पे है, उसके पीछे जाएंगे तो 26वें नंबर का Z मिलेगा। फिर N है, N के आगे जाना है, एक बार आगे एक बार पीछे, N के आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, O मिलेगा। फिर N है, N के पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, M मिलेगा। E है, E के आगे जाना है तो क्या मिलेगा, F मिलेगा। अब आगे गए तो पीछे जाना है, और ये D है, D के पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, C मिलेगा। यानी कि ये हमारा आंसर रहेगा CZOMFC। कहां पर है, ऑप्शन नंबर A में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है जो रीजनिंग के प्रश्नों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका कोई और भी तरीका जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर जो कैलेंडर के प्रश्न किए थे, ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न था इस प्रैक्टिस सेट में, तो ये अगर इसको तरीका आपको कुछ और भी पता है तो आप
उस दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। ये तरीका अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा कैलेंडर और पूरी रीजनिंग, जैसे कि जिसमें जो क्लॉक होती है, जो घड़ी के सवाल होते हैं, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।